हेलो दोस्तों, आप फिर से देख रहे हैं देसी गोरास, जहाँ पे हम और चार्ल्स, जो दोनों ही नॉन इंडियंस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी बोलते हैं और अपने दोस्तों के साथ हिंदी भाषा में बातें करते हैं यहाँ पे इस चैनल पे। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, बहुत ही खास गेस्ट है, जिनकी मातृभाषा, did I say that correctly? मातृभाषा, which I just learned कि मदर लैंग्वेज जो उनका है तमिल है, लेकिन हिंदी भी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो इनका छोटा-सा मैं एक इंट्रोडक्शन दूँगा, वो ये है कि वो आप इन्फोसिस में काम करते थे, बहुत ही सीनियर लेवल पे, और बोर्ड को रिपोर्ट करते थे। और कुछ इलनेस की वजह से ज़िंदगी में उन्होंने अल्टरनेटिव मेडिसिन, होलिस्टिक मेडिसिन की तरफ वो चले गए, और इतने अच्छे रिज़ल्ट्स दिए उनको, जिनके पास बहुत उनको टाइम मिला बहुत कुछ करने के लिए। और वो उस टाइम के साथ उन्होंने लेके उनको एक फ़िल्म बनाए, वो भी संस्कृत में, एक एनिमेटेड फ़िल्म जो नेटफ्लिक्स में था। वो जहाँ पे हम उनको देख रहे थे। तो चलो उससे सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे, आप बैंगलोर में हैं। हेलो जी। हेलो, प्रणाम चार्ल्स प्रणाम। जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी। तो शुरू करते हैं, आप थोड़ी बायो से आप थोड़ा हमारे आप छोटा-सा बायो आप अपने बारे में हमें बताइए। ठीक है। मेरा चाइल्डहुड 3 सिटीज में हुआ था। मेरा डैडी चेन्नई में एक फैक्ट्री में काम करते थे और स्टोर्स का इंचार्ज था। रबर परचेसिंग करना था उनको टायर कंपनी में। और केरल में रबर एस्टेट्स बहुत होता था। उसके बाद एज अ स्टोर्स मैनेजर केरल भी जाना पड़ा उसको। सो मेरा एंड माय ग्रैंड पेरेंट्स वेर इन बैंगलोर. So they had come to Bangalore as migrants long back from the border of Kerala. तो मुझे एक एडवांटेज हुआ, बहुत सारा कल्चर्स, बहुत सारा क्विसेंस, बहुत सारा भाषाएं का एक्सपोजर हुआ। मैं बचपन में घर में तमिल और मलयालम सुनता था ज़्यादातर। और जब भी मैं अपना ग्रैंड पेरेंट्स के उधर आता हूँ तो बैंगलोर इज़ वेरी क्लोज टू आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। So both, and on this side it was close to Maharashtra. So I used to, it was like everybody was speaking multiple languages, so I used to have a flair for good languages. The एक ही भाषा था जो मुझे बहुत मुश्किल लगता था, अंग्रेजी। 5वां कक्षा तक मैं यस नो के अलावा कुछ नहीं बोल सकता था। जैसा मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ टूट फूट के, वैसे मैं अंग्रेजी बोलता था। और मेरी सिस्टर जो बैंगलोर में पढ़ी थी वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती थी, और मुझे लगा कि मुझे भी इंग्लिश सीखना चाहिए। तो मैं अपना बैचलर्स और मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री में किया था बाद में, बिकॉज बहुत सारा इंग्लिश में अभिरुचि था। और थिएटर में भी, एमेच्योर थिएटर में भी काम कर रहा था, तमिल एमेच्योर थिएटर में। और कॉलेज के टाइम पे बिकॉज मेरा मलयालम उतना अच्छा नहीं था, मैं बैक स्टेज में काम करता था, आर्ट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन सबके लिए। और कॉलेज के टाइम में मुझे एक नेशनल अवार्ड भी मिला था थिएटर में काम करने के लिए। तो ऐसा इंटरेस्ट बचपन से मेरा बहुभाषा एक्सपोजर के साथ, आर्ट्स के एक्सपोजर के साथ, थोड़ा बहुत ड्राइंग पेंटिंग कर लेता था, बहुत सारा इंटरेस्ट था। और मैं डिसलेक्सिक था, और इसलिए वो एकेडमिकली इतना ब्राइट नहीं था, बाकी सब कुछ तो कर लेता था। तो मेरा उस टाइम तो डिसलेक्सिक नाम भी पता नहीं था सबको। तो मेरे माँ बाप बोलते थे पढ़ता नहीं है मगर इंटेलिजेंट है। मार्क नहीं मिलता है मगर इंटेलिजेंट है। तो ऐसा चल रहा था। एंड आई स्टार्टेड माय करियर as a copywriter in an advertising agency. And 1995 में जब मल्टीमीडिया was just getting introduced to the computers, मैंने भारत का पहला इंटरैक्टिव सीडी रोम फॉर चिल्ड्रन कॉल्ड पंचतंत्रा, उसका स्क्रिप्टिंग किया था। फर्स्ट टाइम इंटरैक्टिव स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ। तो इट वाज लाइक अ पायनियरिंग एफर्ट, वी वर ऑल ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद ऑफ कोर्स जो मिडिल क्लास टेम्पलेट जो होता है, I went and did my MBA in human resource management. Worked in a couple of places. Was in Singapore for a year. Learned instructional design and everything. Came back and set up offshore teams for
doing work for companies outside. एंड मैं बहुत फॉर्चुनेट था, मुझे इन्फोसिस में काम मिला था 2007 में. तब से मेरा काम था ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेसेस और मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेसेस एंड सॉल्यूशंस को डिजाइन करना कंपनीज के लिए. बहुत सारा ग्लोबल बैंक्स जो आप देख रहे हैं यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, उन सब बैंक्स के साथ मैंने काम किया है. टेलीकॉम सेक्टर में काम किया है और मेरा काम था इसको डिजाइन करना. एंड जैसे आपने बोला था 2006-2007 में मुझे पहले बार कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का अनुभव मिला था. मैं बिलीव नहीं करता था और मुझे एलर्जीज हुआ था एंड आई वाज नॉट गेटिंग रिलीफ फ्रॉम टेकिंग chemical drugs and things like that. They were giving me temporary relief, but for the first time I experienced alternative or complementary medicine. And मेरा अनुभव इतना अच्छा था कि it was suddenly like I was feeling alive back again. And suddenly लगता था कि और टाइम है मेरे पास, और एनर्जी है, that I don't have, I could do much more. तो उस उधर से स्टार्ट हुआ और मेरा वो कीड़ा जो बोलते हैं, there was this restlessness, creative restlessness inside me that I wanted to do something. उधर से शुरुआत हुआ. एंड इन्फोसिस में एक संस्कृत वर्कशॉप हुआ and I realized for the first time that we have a language like this. So it took me 40 years to discover that India had a algorithmic, almost binary type of language creation process. 5,000 साल हमारे पास था और हमको पता भी नहीं है. So that was the starting point. आप पूरा स्टोरी भी आप गिव अवे मत कीजिए. आई नो चार्ल्स अपना सवाल है बहुत जो पीछे के हैं पूछना चाहेंगे. हाँ जी. बहुत हाँ जी. आपने कहा था कि इन्फोसिस में एक संस्कृत कार्यक्रम था. इसे क्यों? हम लोग जब भी कोई आईटी वाला कंपनी जाए, इन्फोसिस, टाटा, जो भी है, विदेशी वाला, विप्रो, जो भी है, ये संस्कृत इन्फोसिस में कैसा सम्मेलन हो गया था? बहुत अच्छा सवाल है चार्ल्स जी. Infosys has a lot of clubs inside it, so it is like see, imagine when you are 200,000 people, or I don't know today how many there will be. Yeah, we have a music club, we have a cultural club, we have a sports club, we have our own teams for every possible things that you can think of. There is a reading club, and they have annual programs and things like that. And there are many people in Sanskrit, people who are Sanskrit enthusiasts inside Infosys. Some of them are like very high levels of proficiency. जी, हिंदी में बोलिए रविशंकर जी, जहाँ तक हो सकता है. हाँ, जरूर. So उनका संस्कृत का प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छा था. फॉर एग्जांपल हमारा जो ट्रेनिंग ग्रुप का हेड थे, वो संस्कृत में पीएचडी था. Wow. So he was heading a big training program. बैंक में थे वो, उसके बाद इन्फोसिस में आए थे, उसके बाद उधर से रिटायर हुए थे. एंड encourage करते थे. And one thing about Infosys was Infosys कभी ना नहीं बोलता अगर कोई करना चाहता है. And that way I am very thankful to that company. वो encourage भी किया. And the Sanskrit club had organized for this conversational Sanskrit workshop. अच्छा, तो इससे पहले आप कभी मतलब आपको पहले से कभी स्टडी नहीं किया ना संस्कृत का? नहीं था. मेरा first language throughout my schooling was English and Tamil, first and second languages. And I had basic exposure. हिंदी जो लिखना, वो देवनागरी में लिखना तक मालूम था. और श्लोक वो बोलता था. घर में श्लोक बोलते हैं, मगर मुझे उसका तात्पर्य भी समझ में नहीं आ रहा था पहले. तो इतना एक्सपोजर नहीं था. और आपको मैं ये जानना चाहता है कि ठीक है, अब आपकी इच्छा से संस्कृत वहाँ पर क्लब था, उसको आप सीखना चाहता था, लेकिन आप बोला हेड ऑफ जो प्रोग्रामिंग है इन्फोसिस में, उनको भी पीएचडी संस्कृत था. तो आपको ये क्या लगता है कि संस्कृत और ये जो भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, इसमें कुछ संबंध है क्या? जैसे मैंने बोला था कि वो बाइनरी का कॉन्सेप्ट, मतलब संस्कृत
पहला भाषा है, हम जानते हैं कि भाषा शब्दों से, वाक्यों से होता है या वर्ड से होता है। इस द फर्स्ट, संस्कृत एक प्रथमतया एक तरह का भाषा है जो शब्द से होता है। सो जी। दे एक्चुअली टेकन साउंड्स एंड दे हैव थ्रू एक एल्गोरिदम के माध्यम से उसको जोड़ा है। जैसे हम बोलते हैं गम बोल के एक शब्द है, तो वो जो कुछ भी मूवमेंट को डिनोट करता है, गम। सो द रूट वर्ड आर जस्ट स्मॉल साउंड्स एंड दे कनेक्टेड। प्रोग्राम भी ऐसा ही होता है, एक एक बाइनरी को अलग अलग तरह से जोड़ के उसको through an algorithm we connect this and we actually make it like a language. So programming language का वही कॉन्सेप्ट संस्कृत में भी होता है। एंड बाइनरी का जिक्र बहुत पहले भी कर चुके हैं, ये सब मुझे बाद में पता चला कि इतना कुछ काम हुआ है उस टाइम पे। तो आपने आप तो संस्कृत फिल्म बनाया, तो जरूर संस्कृत फिल्म बनाने से पहले आपने जरूर कोई संस्कृत श्लोका या कोई पुस्तक या कोई जैसा भगवद गीता, कोई जो चीज आपको अच्छा लगा होगा और उसको इस्तेमाल किया अपने जीवन में ना? जरूर। एक तो विष्णु सहस्त्रनाम का प्रोग्राम तो ऑलमोस्ट ईयरली बहुत घर में होता है हमारे एरिया में। घर में लोग मिलते हैं, साथ सत्संग करते हैं और विष्णु सहस्त्रनाम का पारायण करते हैं। और मुझे लगा कि उसका प्रभाव मुझ पे है। एंड व्हेन आई वाज नॉट वेल, इवन रिसेंटली, जब मैं जाता हूँ तो बोलते थे कि आप हनुमान चालीसा का पारायण करो या कुछ तो संस्कृत श्लोक का पारायण करो, उससे आपको फायदा हो जाएगा। एंड मैंने खुद अनुभव किया है इस चीज को कि जब भी मैं 11 वीक इसको बोलो, 14 वीक उसको बोलो, 21 वीक ये करो, हर ट्यूसडे ये करो, तो उससे मुझे लगता है कि एंड जैसे मैं बहुत एनालिटिकल हूँ, कुछ चीज को ऐसा नहीं मानता हूँ मैं, बट मुझे अभी पता चला कि कुछ चीज को डिसमिस भी नहीं करना चाहिए। एंड इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो चीजें मुझे पता नहीं है वो बहुत ज्यादा है इस दुनिया में। जब बहुत कम जानता था मैं सोचता मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं अभी थोड़ा तो ज्ञान का विंडो ओपन हुआ है, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मैं बहुत कम जानता हूँ। और मैं ट्राई करता हूँ सब कुछ, अगर रिजल्ट मिलता है तो मैं अपनाता हूँ। तो बहुत सारे श्लोक का मुझे एक्सपोजर हुआ था। एंड 2006-2007 में एक तरह का एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी हुआ था मुझे, एक आउट ऑफ बॉडी जैसा एक्सपीरियंस हुआ था जिसमें अपने आप को मैं फुल्ली महसूस किया। एंड उसके बाद मुझे बहुत सारा इन सब चीजों का जानने का, पहचानने का वो जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत बढ़ गया है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो आप साउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये साउंड्स की सारी वाइब्रेशंस की एनर्जी होते हैं, ऑल दैट, वो साइंस भी प्रूव करते जा रहे हैं आजकल की साउंड के कितने वाइब्रेशंस की एनर्जी होती है। तो that may make sense, that could be the connection. मेरा सवाल यहाँ से मैं मूवी के ऊपर जाना चाहता था कि आप ये जो संस्कृत के बारे में आप थोड़ा जानकारी आपने फाउंड किया, और उसके बाद आपको ये फिल्म की आइडिया कहाँ से आया कि आपने बोला कि चलो ये फिल्म बना देते हैं आप? फिल्म बनाने का एक इंटरेस्ट या आइडिया मेरे अंदर बहुत पहले से था। 1995 में आई शुड थैंक चार्ल्स जी, आई एम मेकिंग फन ऑफ हिम नाउ। 2 ऑस्ट्रेलियंस आए थे हमारे कंपनी में जब मैं वो पहले पंचतंत्र पे काम कर रहे थे। एंड ड्यूरिंग डिनर पे बात कर रहे थे और वो दोनों बोले थे कि वो इंडियन लोग अच्छा काम नहीं करते, बहुत शैबी काम करते हैं, तो एनिमेशन तो बहुत गंदा करते हैं। तो मुझे लगा कि एक मूवी बनाना चाहिए जो लोग देख के शैबी नहीं बोलेंगे, एक इंडियंस ने बनाया गंदा बनाया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, देख के बोलना चाहिए कि ये अच्छा किया है। एनी पर्सन इन द वर्ल्ड व्हेन दे लुक एट इट they should say it's a very good. So there is a Australia connection to the entire इस फिल्म का विलन चार्ल्स है। इंस्पिरेशन भी है, दोनों ही है। हम दर्शक लोग को बोलना चाहता है कि मैं रविशंकर जी से कहाँ पर मिला। मुझे
हाँ, मैं अभी सिडनी में हूँ, लेकिन मैं 3 महीने के लिए मार्च इस साल में, जब कोविड अब करीब-करीब चले खत्म हो गया, मैं वापस गया हिंदुस्तान में, और जयपुर में एक संस्कृत फ़िल्म फेस्टिवल था राजस्थान में, और हमको निमंत्रण मिला। हम भी मदद किया इस ऑर्गनाइज़ेशन में, और बहुत आनंद आया, बहुत मज़ेदार था कि संस्कृत फ़िल्म्स, उसमें 4 संस्कृत फ़िल्म था। तो चारों देखा और एक हमको कमाल लगा। अरे! बहुत आनंद आया, क्योंकि एनिमेशन भी था ना, और सच बात हम कहता है लोग को, लोग जब सुना कि मैं संस्कृत फ़िल्म फेस्टिवल में जा रहा है, तो बहुत हिंदुस्तानी भी खुद बोल रहा था कि कहाँ हम तो जा रहे सुना हो? नहीं कि संस्कृत फ़िल्म्स होता है, और संस्कृत फ़िल्म फेस्टिवल, वो भी राजस्थान। तो रविशंकर जी को वहाँ पर मिला, और रविशंकर का जो फ़िल्म था, उनको देखने का मौका मिला, तो बड़ा अच्छा था। तो रविशंकर जी, ये जो ठीक है, 2 ऑस्ट्रेलियन आपको चिढ़ाया, और ये खुशी की बात है कि आपके दिमाग में ये संस्कार पहुँचा दिया कि आपको फ़िल्म बनाना है। लेकिन फ़िल्म बनाना आसान नहीं है, और ख़ास करके आप तो कभी उससे पहले कभी फ़िल्म बनाया नहीं है ना? नहीं, दिस वाज माय डेब्यू मूवी। अच्छा, और दूसरी चीज़ है, जब फ़िल्म बनाना है तो सबसे पहले प्रश्न होता है पैसा, पैसा कहाँ से आया? सच्ची। तो वो बहुत दिलचस्प कहानी है। हाँ, मैं तो तय तो कर लिया मैं फ़िल्म बनाऊँगा, एंड मुझे तो इतना कॉमन सेंस था कि वो थोड़ा कॉस्टली होता है। मगर कितना लगता है, इंडस्ट्री कैसा चलता है, हाउ दे कंसीव अ मूवी, ये सब तो मुझे पता नहीं था, और एनिमेशन मूवी बनाना इतना मुश्किल है, वो भी इतना आइडिया नहीं था। मैं बोलूँगा कि ये जो अज्ञान होता है ना, इग्नोरेंस होता है, वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। अगर मुझे पहले ही पता होता कि इतना मुश्किल है, मैं कभी पुण्यकोटि मूवी नहीं बनाता था। और मैं सोचा कि हाँ ठीक है, एक स्क्रिप्ट लिखना है और एनिमेशन करना है, एंड मेरा सिंपलिस्टिक एक आइडिया था कि हाँ, एक 100 मूवी बनाना है, तो आई विल कॉन्टैक्ट 100 एनिमेटर्स, एंड दे कैन ऑल मेक 1 मिनट ऑफ एनिमेशन, आई विल कलेक्ट इट टुगेदर, आई विल मेक ए फुल लेंथ फीचर फिल्म। इतना एकदम नाइफ और सिंपल एक कॉन्स्ट्रक्ट के साथ मैंने स्टार्ट किया था, एंड लोग बोल रहे थे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, इसमें 30 डिपार्टमेंट्स होता है एक फिल्म में काम करने के लिए, एंड देर आर पीपल हु विल डू द लेआउट, दे विल डू द स्टोरी बोर्ड, दे विल दिस वन। देन मैंने बोला कि ठीक है, क्राउड सोर्स कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ, बट मैंने पूछा कि कितना पैसा लगता है, बोलता है करोड़ों लग जाता है। सो मैंने लाखों के आगे सोचा ही नहीं है दुनिया में, तो करोड़ों कैसे सोच सकता हूँ। सो बट लकीली somebody told me that मोहनदास भाई जी, जो इन्फोसिस के बोर्ड में थे, एंड उसके बाद एक एजुकेशन संस्था का चेयरमैन थे, ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, उससे जाके मिलो। तो मैं उससे जाके मिला था, कि बोला था कि मेरे को ऐसा एक आइडिया है, मैं बनाना चाहता हूँ, एंड ही टोल्ड मी व्हाई डोंट यू क्राउड फंड इट। अगर लोग बिलीव करते हैं इस प्रोजेक्ट में और पैसा डालने के लिए रेडी है, एंड इफ दिस इज अ आइडिया दैट क्लिक्स विद द क्राउड, आई विल आल्सो हेल्प यू। तो मेरा एक ये है कि जो मैं नहीं जानता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं उसको बोला कि मैं नहीं जानता हूँ कैसा क्राउड फंडिंग करना है। सो ही गेव मी अ वेबसाइट एड्रेस, ही सेड, एंड अ फोन नंबर, एंड ही सेड स्पीक टू देम, दे वर अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। So I called them and I spoke to them, and they were like, they said, this is a new idea, this is a nice idea, we will take it up. तो सुबह मोहनदास भाई जी के साथ एक कॉन्वर्सेशन हुआ, शाम को अंशुलिका डुबे, हु वाज द फाउंडर ऑफ विशबेरी विच वाज अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, उसके साथ बात हुआ, एंड प्रोजेक्ट तो किक ऑफ हो गया 3 महीने का। एंड बहुत मुश्किल लगा मुझे मार्केटिंग करना, बिकॉज आई हैड टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, टॉक टू पीपल, एंड आई एम ए वेरी शाई पर्सन, एंड मैं तो सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाता था और दिखाता था, और ये सब पूछना, पैसा मांगना, वो सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट आई डोंट नो, इट वाज भगवान की इच्छा था, और मैं सिर्फ एक माध्यम था, वो क्राउड फंडिंग सक्सेस हो गया। तो दैट वाज हाउ वी कलेक्टेड द seed funding, the initial funding to kickstart the project, and we had to do another round बाद में। we ran out of money as usual, beach project पैसा खत्म हो गया, and project रुक गया, and we had to go and ask the people again for money, so we did 2 rounds of crowdfunding,
and some of it was, of course, our own savings and things like that. Many people also helped by giving discount. They all said it's a nice thing, first time you are making an animation movie in Sanskrit, so we will work for a discounted rate for you. So all this helped थी. ये मैं रीअफर्म करना चाहता था और रिपीट करना चाहता कि आप बता रहे थे कि ये इंडिया का पहला संस्कृत एनिमेटेड फिल्म है, करेक्ट? करेक्ट. दुनिया का भी बोल सकते हैं, बिकॉज दुनिया में और कहीं नहीं बनता है. तो दुनिया का पहला एनिमेटेड संस्कृत फिल्म है, और इस टाइटल का मीनिंग क्या है वो? ओके, पुण्य कोटि एक्चुअली बोलते हैं, कोटि कोटि पुण्य, बहुत सारा पुण्य जो करता है, बिकॉज ये एक गाय की कहानी है, और एक गाय जो सच बोलता है हमेशा. अगर कुछ मुश्किल आ जाए और उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत बुरा है, तब भी वो सच ही बोलता है. एंड ये एक पुराण में आने वाला एक लेजेंड है, एक फोक टेल है, और कर्नाटक में ये बहुत फेमस है, एक फोक सॉन्ग की तरह. एक कन्नड़ा फोक सॉन्ग होता है इस गाय के बारे में, जो अपनी स्टोरी बताता है. एक छोटा सा फोक सॉन्ग है वो. एंड द गाय का नाम होता है पुण्य कोटि, क्योंकि वो सच बोलता है. सब लोग बोलते हैं इसको कोटि कोटि पुण्य मिला है. अच्छा, हाँ, उसके गुड. आई न्यू कि इसकी नाम के पीछे तो बहुत कुछ होता है. थैंक यू. तो एक और प्रश्न भी आ जाता है, आप संस्कृत फिल्म तो है, और संस्कृत आप अपना से सीखा है कि कोई कोर्स किया है कि किसी के पास किया है? ये थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए, ये संस्कृत आपने कैसे सीखा है कि एक फिल्म बना सकता है, वो भी एनिमेशन? हाँ, पहले बात मैं बोल दूं, ये मेरा स्टूडेंट प्रोजेक्ट है. मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी संस्कृत पंडित बन गया हूँ. मैं अभी भी एक स्टूडेंट ऑफ संस्कृत हूँ. कॉन्वर्सेशनल संस्कृत तो मैं चला लेता हूँ बहुत कुछ, मगर बहुत डीपली या बहुत हेवी वाला संस्कृत जो होता है वो अभी भी मैं स्ट्रगल करता हूँ, मगर सीखता रहता हूँ. एक तो 10 दिन का एक क्विक किक स्टार्टर वर्कशॉप जैसा एक प्रोग्राम है, जिसमें आपको बेसिक कॉन्वर्सेशनल संस्कृत सिखाया जाता है. उसको संभाषण शिबिरम बोलते हैं, संभाषण करने का शिविर. सो संभाषण शिबिरम पूरा दुनिया में दिस इज डन फ्री ऑफ कॉस्ट टू प्रोपगेट संस्कृत. वो कोर्स मैंने किया था. ये संस्कृत भारती बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन करता आ रहा है 30 साल से. मैं उसका कोर्स किया था 10 दिन का. That was the workshop that happened in Infosys. And उसके बाद मैं Infosys का संस्कृत क्लब में था, जो people out of their own voluntary efforts every Wednesday 5:30 to 7:30 मिलते हैं और संस्कृत सिखाते हैं अपने colleagues को. And they pick up works in Sanskrit and they explain, including the grammar, the construct, the meanings. And वो में 3 साल तक every Wednesday we used to meet up, and I had the fortune of my own colleagues teaching me Sanskrit. So that still, even during COVID, I am told that it used to continue over WebEx. So that's the kind of dedication that's there. So that is my training in Sanskrit. And I also had the help of the organization जो ये शिविर conduct करता है. They helped me in vetting all the dialogues in Sanskrit. And I also had the help of a professor of Sanskrit who has for 40 years worked on Sanskrit drama. So she had all her students help me in the dubbing and all other aspects of it. So I was very blessed, Charles ji. अच्छा, आप पूछ लो जी भाई. हाँ, और मैंने सुना नेटफ्लिक्स में भी एक बार चल गया था. क्या बात है, कि कहाँ तक पहुंच गया नेटफ्लिक्स? हाँ, So जब मैं फिल्म तो कर चुका था, मैं किसी भी स्ट्रगल करके 2015 में स्टार्ट किया और 2019 में फिल्म रैप अप किया. बट कैसे इसको चलाए? I mean, where do we take it? And the day we got the census certificate was when the lockdown was announced. So I was I was picking up the certificate and I was coming in the elevator, and the lady who was one of the judges who had to evaluate the certificate, she was there in the elevator with me, and she was asking me, so how are you going to show the movie to the world? I said, no, we will show it in theaters. She said,
No, did you not hear the news? From tomorrow, everything is closed. It's Oh, like, in fact, we are all hurrying up so that we can get back home, buy our vegetables and staples and things like that. So I was shocked. I said, okay, but luckily, then of course, we were looking for a OTT platform. People told me, go there, go here. Fortunately, I directly wrote to the content aggregator of Netflix in India अच्छा, with the trailer link, and जी, the trailer had become viral. अच्छा, Uh, and more than I think 3 lakh people at that point of time, in a matter of few days, had seen the trailer, and अच्छा, they saw the trailer and they asked me to send a copy of the movie, and they evaluated and they thought that like it was like fit enough for taking in Netflix. The whole procedure took about 3 months, जी। but that's how we got. Like it was a series of happy accidents. हाँ, नहीं तो रविशंकर जी आपने अंग्रेजी में समझाया, हम दर्शक लोग को भी समझाना चाहता है कि आपने फ़िल्म नेटफ्लिक्स ने कैसे, क्योंकि बहुत लोग चाहता है कि अपना फ़िल्म नेटफ्लिक्स में जाएगा। आपने सोशल मीडिया में कोई प्रीव्यू, कोई कॉन्सेप्ट, कोई छोटा-सा रिलीज़ किया है और वो वायरल हो गया और उसको आप शेयर किया था नेटफ्लिक्स के साथ, और सच आप नेटफ्लिक्स को बाय बाय ईमेल से कॉन्टैक्ट किया था ना? सच शुरू सच में। हाँ अच्छा, और उसको पढ़कर, और ये भी हिंदुस्तान में जो नेटफ्लिक्स के लोग हैं, उसको आप शेयर किए और वो लोग इसको देख कर के रिस्पॉन्ड किए और फिर 3 महीना लग गया उसमें आपको नेगोशिएशन करके, और वो लोग आप नेटफ्लिक्स प्लेटफ़ॉर्म जनरली मतलब सारा दुनिया में कहाँ भी देख सकता है कुछ दिन के लिए ना? सच सच एंड हाँ, नेटफ्लिक्स का एक टेक्निकल इवैल्यूएशन होता है। वो 3 महीना लग गया क्योंकि अगर आपका फिल्म कुछ उनके स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करता है जो दिखा सकते हैं वैसा स्टैंडर्ड्स हो, साउंड का हो। बहुत बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा फिल्म भी नेटफ्लिक्स में आना चाहिए। तो मैं इतना तो एडवाइस दे दूंगा कि उनका टेक्निकल इवैल्यूएशन थोड़ा टफ होता है, और हाँ, वो 5.1 मिक्सिंग ठीक से करना है, डबिंग ठीक से करना है, वो पोस्ट प्रोडक्शन वैल्यूज, टेक्निकल वैल्यूज, प्रोडक्शन वैल्यूज मस्ट बी वेरी हाई टू क्वालिफाई फॉर नेटफ्लिक्स। आई एम श्योर बाकी सब प्लेटफॉर्म्स के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा, मगर मैं बोलता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ कि उसका इवैल्यूएशन बहुत टफ था। तो ये आपका आईटी बैकग्राउंड आया है कि कोई आपके पास, आप किसी थर्ड पार्टी के पास गए, उससे थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त करके आपको मदद किया नेटफ्लिक्स के लिए? ये अ, ये बतला सकते हैं थोड़ा-सा? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। जब मैं मूवी बना रहा था, जी, मेरा आईटी बैकग्राउंड था और प्रोसेस का अच्छा होल्ड था, मुझे एक प्रोसेस को कैसा चलाना है जी, उसको, उसका अच्छा ज्ञान था। मगर फिल्म के बारे में बहुत कुछ मैंने लोगों से पूछ पूछ के सीखा था, और जो अच्छा, फिल्म बना चुके थे इसके पहले, एनिमेशन फिल्म अदर भाषाओं में किया है, और यूट्यूब में जो कुछ भी ट्यूटोरियल था वो सब देख लिया था, और लोगों से पूछ रहा था, प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहा था। जो कुछ भी मेरे को सिखाने के लिए रेडी थे, मैं उसके पास जाके टाइम स्पेंड कर रहा था रोज। एंड जैसे मैंने बोला था, मेरा मुझे बहुत एनर्जी आ गया, मैं चला गया। उसके बाद बीच बीच में एनर्जी नीचे भी आ जाता था, और क्योंकि मैं ओवरवेल्म्ड हो जाता था, वो इतना कुछ मैं कैसे कर सकता हूँ। और पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम में क्या हुआ था, फिल्म तो मैं बना चुका था एंड शॉट बाय शॉट में देखता था। एक साथ फिल्म को मैं कभी नहीं देखा था ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, जो जो प्रोडक्शन, वो फिल्म को एक साथ देखा था, एडिटर ने देखा था, द एडिट टेबल। एंड एडिटर ने मुझे फोन करके बोला, आपका फिल्म बहुत अच्छा आया है एंड ये अवार्ड मटेरियल है, आप जरूर एक बार आके देख लेना। एंड एडिटर कोचिन में था, और मैं एक बस पकड़ के बेंगलुरु से कोचिन गया था नेक्स्ट डे अच्छा, जाके फिल्म देखता था। माई प्रोडक्ट, माई चाइल्ड, उसका एक एक्साइटमेंट होता है। एंड अच्छा। एडिटर ने बोला था, आप कॉम्प्रोमाइज मत करो, हुँ, हुँ। पोस्ट प्रोडक्शन में कॉम्प्रोमाइज मत करो। क्योंकि जी, मैं सबसे बोलता था, मेरे पास बजट बहुत कम है, बजट बहुत कम है, जितना हो सकता है वो करके खत्म कर दो। देन एडिटर ने बहुत मदद किया मुझे। एडिटर ने बॉम्बे में एक स्टूडियो के साथ फोन करके मुझे एक लिंक दिया था, मैं उसके साथ बात किया। एक दो
मिस्टेक्स भी किया था। चेन्नई में किसी ने बोला चेन्नई में बहुत अच्छा लोग है, उधर जाओ बोला था, मैं उधर गया था 3-4 बार, वो लोग हेल्प नहीं कर रहे थे। उसके बाद बॉम्बे में एक देन वी हैड टू डू इट 2 टाइम्स द ऑल द साउंड मिक्सिंग एंड थिंग्स। तो गलती तो बहुत किया था, मगर आई वाज परसिवियरेंट, मैं कभी गिव अप नहीं किया। अच्छा। आप टेक्निकल की टेक्निकल की बात की है, मैं आपको आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछूंगा, कोई कोडेक्स के बारे में नहीं, लेकिन प्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये जब देख रहे हैं हमारा शो, जिनके पास अपने कुछ विजन हैं, उनके अपने कुछ ड्रीम्स हैं कुछ बनाने के लिए मूवीज, और आपको देख के जो आपने बस पहली बार आपने एक फीचर फिल्म बनाए और कितने अच्छे फिल्म बनाए, आप ये प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में आप थोड़ा-सा बताइए, फीचर की कितना टाइम लगा और कितने लोगों ने इस मूवी के ऊपर काम किया और कितना टाइम लगा जब तक ये पूरा प्रोसेस प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, फिर पोस्ट प्रोडक्शन में कितने लोगों ने काम किया इसके ऊपर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। 100 लोगों के ऊपर इस प्रोजेक्ट में काम किया है, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग। सितंबर 2015 में इसका ऑफिशियल स्टार्ट हुआ था, क्राउड फंडिंग के बाद जब पीपल आके जुड़ रहे थे। हमारा प्री प्रोडक्शन प्रोसेस जो स्टोरी बोर्डिंग और कैरेक्टर डिजाइनिंग जो होता है, एनवायरनमेंट डिजाइनिंग और लोकेशन का डिजाइन, सब कुछ स्टार्ट हुआ था सितंबर 2015 में। एंड 2017 तक हमने ऑलमोस्ट हाफ द मूवी प्रोडक्शन तक चला गया था। कैरेक्टर रिगिंग, लाइब्रेरीज, ये जो बोलते हैं वो सब हो चुका था। डबिंग खत्म हो चुका था 2017 तक। 2017 में स्लो डाउन हुआ था बिकॉज वी वर रनिंग आउट ऑफ फंड्स, आई वाज रनिंग इट आउट ऑफ माय सैलरी, एंड बहुत lot of people were very busy at that point of time. And this is the first movie that was made without a studio. It was all done by freelancers, and we all were meeting on Google Hangouts. So we all will come back from our regular work at 9:30 p.m. to 12:30 p.m. was our working hours in the evening. So we'll all start at 9:30. We'll pick up scene by scene. We'll start putting it together. Wow. And so I was crowdsourcing the entire storyboarding or pre-production process. Over 22 people worked on storyboarding this from different angles. Then we will pick it up. So बहुत सारा advanced processes जो Disney विस्नी जैसा होता था, वो सब I was able to do it at a very low cost version of it. So I was modeling it on that scale. Like a big studio, but I was executing it at a very small scale. And उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन 2019 में हुआ था। पोस्ट प्रोडक्शन के लिए 3 महीना लगा। So the whole process started in 2015 September, ended in July 2019. wow. ये आपने 2 शब्दें यहाँ पे आज की शो में यूज किया। एक तो क्राउड फंडिंग की यूज हुआ था, जो लोग पैसा डालते हैं कि कुछ बने, जैसे आपकी मूवी बने, और सेकंड वर्ड जब आपने यूज किया क्राउड सोर्सिंग के बारे में आपने बताएं, जो पहले जब मूवीज बनते थे कोई स्टूडियो सब कोई सेंट्रलाइज्ड जगह पे होता था और सेंट्रलाइज्ड लोगों के साथ होता था, तो ये क्राउड सोर्सिंग के बारे में आप बता रहे थे। ये फ्रीलांसर्स और ये जो एनिमेटर्स हैं, इलस्ट्रेटर्स हैं, शायद बहुत सारे लोग लगते हैं जब एक मूवी बनता है, कंपोजर्स होंगे, ये सारे आपने कहाँ से ढूंढे? क्या ये कोई आपकी प्रोजेक्ट पे, कैसे ये लोग आपके प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिर से। ओके, हर क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं। ओके, बस यही पूछते हमने फेसबुक में अनाउंस किया था ऐसा एक प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर कोई एनिमेटर इससे जुड़ना चाहते हैं तो आके जुड़ सकते हैं। एंड ऐसा नहीं था कि हम सब कुछ जान के एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। बहुत सारा अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे और बहुत लोग बोल रहे थे ऐसा मत करो, क्राउड सोर्सिंग मत करो, क्योंकि उसको कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यू नीड अ प्रॉपर प्रोडक्शन मैनेजर, यू नीड वन प्लेस वेयर एवरीथिंग गेट्स डन। तो मैंने भी वैसे ही सोच के स्टार्ट किया कि बिकॉज एवरीबडी इन द इंडस्ट्री टोल्ड मी दैट इज, उसको वैसा ही करना है, वैसा ही करके आए हैं आज तक, इसको ब्रेक मत करो।
तो मैं भी एक स्टूडियो को अप्रोच किया, स्टार्ट किया। उसके बाद पता चला कि बहुत स्लो चल रहा है काम, एंड जो टैलेंट हम ला रहे थे उसको कुछ चीजें आते थे, कुछ चीजें नहीं आते थे। एंड ये जो प्रोडक्शन मैनेजर हमने हायर किया था, he also was not able to put all of them together because we needed very experienced people, and जो काम वो कर रहा था उसके ऊपर मुझे और फिर से काम करना पड़ा। तो मैं सोचा कि ठीक है, जो अगर मुझे ही सब कुछ करना है तो आई विल बिकम द प्रोडक्शन मैनेजर ऑल्सो फॉर द प्रोजेक्ट। एंड जैसे तो स्टूडियो के अलावा स्टूडियो बोलते थे कि आउट ऑफ दिस 10 थिंग्स हम लोग सिर्फ 4 चीजें करेंगे, 6 चीजों के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, उसके बाद वो 6 चीजों के लिए बाहर ढूंढना शुरू किया। जब मैं 6 लोगों को ढूंढना, उसके बाद पता चला कि क्यों ये 4 चीजों को स्टूडियो को दूं, ये 4 भी मैं उन लोगों को दे देता हूँ। So this was the first project where the entire production cost was paid directly to the artists. There was no management layer in between. तो जो पैसा मिलता था, we were able to give them a better price for their work, not wages, but they were freelancing and they were very happy to work with us, and they were giving me a lot of ideas which they would not give in a normal studio environment because they were working on only their department. They used to tell me, Ravi, there is a better way of doing this than the studio way. Okay, so it saved cost for me, it gave them better wages, so it was a better model. And a model को award मिला है मुझे production model के लिए. It was selected as one of the 100 best ideas in 2017 by the Karnataka government. अच्छा, ये नहीं बात। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इसी प्रोसेस की चार्ल्स, आई नो चार्ल्स और मैं दोनों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बस हम जगर रहे हैं कि कौन किसका अपना सवाल पहले पूछेगा। तो मैं एक और सवाल इसी का कंटिन्यूएशन है, फिर चार्ल्स आपको मैं पास करूंगा। ये कि जब आप क्राउड सोर्सिंग करते हैं कोई प्रोजेक्ट को, उसका प्रोजेक्ट विजन, वो जो विजुअल लैंग्वेज है जो 100 लोगों के लिए आप दे देते हो, ये थोड़ा वो हो जाता है कि भाई ये इसका प्रोजेक्ट विजन कैसे कम्युनिकेट किया जाए, क्योंकि इलस्ट्रेटर्स की सारे अपने स्टाइल्स होते हैं, अपने डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स कभी यूज करते हैं, ये भी है। तो आपने ये प्रोजेक्ट का फ्लो, ये जो क्रिएटिव पैलेट जो है, वो आप कैसे उसको कोहेसिव रखे हैं पूरी इस टाइम पे? हमारा एक कोर टीम होता है जो वो विजुअल लैंग्वेज को मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, हाउ द आई नीड्स टू मूव और द लिप्स नीड टू मूव, हाउ द एक्सप्रेशन नीड्स टू कम, उसका जो ग्रामर होता है वो 4-5 लोगों के पास था। Even though the execution was done by, let us say, 30 people who worked on a movie, particular sequence, they will give it back. This 4-5 people will check, where 80 to 90% we will do it over a phone or a Google Hangout and things like that. But in spite of that, people had shortcuts, and those shortcuts were either developed to finish the work quickly, and sometimes to finish the work shabbily. That, like, people who are not animators will not know that they have cheated, so they have their own little this one to kind of do that. So sometimes we had to undo a lot of things and pull it all back together. But the grammar was वो जो grammar था, वो जो बताने का स्टाइल था, वो सब बहुत कम लोगों के पास था। एंड हमने एक कॉन्शियसली एक डिसीजन लिया है कि स्ट्रॉन्ग विजुअल्स आएगा, एंड एसेंशियली जो जितना चाहिए एनिमेशन उतना ही रखेंगे हम। वो मिनिमल एनिमेशन का भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है। बहुत सारा कल्चर्स में ये मिनिमल एनिमेशन बहुत अच्छा काम किया है। यूरोप का कुछ स्टाइल्स होता है, एंड इवन इन द जापानीज एनिमेशन, इट इज नॉट एलाबोरेट एनिमेशन, बट जो एनिमेशन करते हैं वो विजुअली बहुत सूदिंग होता है। तो हमने बाकी सारा वो नॉन हॉलीवुड कल्चर्स में एनिमेशन जैसा होता है उसका भी स्टडी किया हमने, एंड उससे थोड़ा लेसन सीखा है हमने। तो आप, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता है। ये रविशंकर जी, मैंने जयपुर राजस्थान में देखा आपका फिल्म, और ठीक है नेटफ्लिक्स में था, और शायद उसका कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो गया। वो कहाँ कौन सा फिल्म फेस्टिवल्स में दुनिया में आपको फिल्म चलाया है, और आप सोचते आगे में भी वो चला सकता है? थैंक यू।
ये अमेरिकन गोल्डन पिक्चर्स में अवार्ड्स विन कर चुका है। शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का पैनोरामा सेक्शन में गया था और इट हैज वन accolades there also, and it was part of the Golden Harvest Festival in Japan, Chhatrapati Shivaji Festival in Mumbai. आज तक इस 2 साल में शायद 20 के ऊपर अवार्ड्स मिल चुका है, इंक्लूडिंग द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, एंड इट इज एन ऑफिशियल सिलेक्शन एट द नेचर विदाउट बाउंड्रीज फिल्म फेस्टिवल। और बेस्ट डायरेक्शन के लिए, बेस्ट साउंड के लिए, बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए, बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन के लिए, बेस्ट वॉइस ओवर टैलेंट के लिए, एंड द चाइल्ड आर्टिस्ट जो वर्क किया था वो 40 अंडर 40 का वॉइस का कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ओवर 20 इंटरनेशनल, सो दिस इज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी, जो मैं पहले करने के लिए जो मैंने किया था। तो अभी भी फिल्म फेस्टिवल्स में, 1-2 फिल्म फेस्टिवल्स में वो कम्पीट कर रहा है, सो देखेंगे। और नेटफ्लिक्स के कॉन्ट्रैक्ट के बाद अभी भी बुक माई शो स्ट्रीम बोल के एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, उसमें अभी अवेलेबल है टीवी ऑन डिमांड। यू कैन वॉच द मूवी, यू कैन रेंट द मूवी और इवन बाई अ कॉपी ऑफ द मूवी एंड कीप इट इन द क्लाउड एंड वॉच इट एनी टाइम दैट यू वांट। वो दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल है। दुनिया भर में प्लेक्सिगो बोल के एक ऐप है। प्लेक्सिगो ऐप इज यू कैन वॉच इट इफ यू आर आउटसाइड इंडिया। प्लेक्सिगो, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विथ 2 or 3 other OTT platforms so that we can make it available for people around the globe. बाकी सभी भगवान के ऊपर है। और मैं दाशिक को बतलाना चाहता है कि मेरे समझ में आज तक हो सकता है वो भी है, लेकिन मेरे समझ में 11 संस्कृत फिल्म है। ये सब फिल्म फुली कमर्शियल फिल्म है, सब टाइटलिंग है अंग्रेजी में। आपका फिल्म 2 की 3 घंटा था, हमको अभी याद नहीं आ रहा है। 85 मिनट्स का था, एक फुल लेंथ फीचर फिल्म था, 1.5 घंटे का था। अच्छा, 1.5 hours। 1.5 hours था। ठीक है, ठीक है। तो हम भी बहुत खुशी है कि आपने संस्कृत में किया, वो भी लोग किया। एक वो बात हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है, ये जितना जो 11 फ़िल्म्स जो बना है संस्कृत में और आपका भी हम इंक्लूड करता है, ये सब जो उनका जो मातृभाषा है, ये तमिल है या मलयालम? या बहुत सारा मलयालम फिल्म मेकर्स है इस संस्कृत क्षेत्र में, एंड उसके लिए एक कारण होता है इन द करिकुलम, इन द केरला करिकुलम मलयालम संस्कृत का एक बच्चा है। So the Malayalam, so people who know Malayalam, their vocabulary is predominantly Sanskrit. So Malayalam लोग को संस्कृत सीखना बहुत आसान होता है, पहली बात। सेकंड है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से, फर्स्ट ग्रेड से संस्कृत, यू कैन लर्न संस्कृत अप टू 10th grade in the Kerala curriculum and the board. So the number of people who take up Sanskrit in the school curriculum in Kerala is high. And the options are lesser in other states is what I learned. अच्छा, ठीक। हाँ, इसी संस्कृत के बारे में हम, आप जब मूवी की बातें कर रही है, संस्कृत की बातें हो रही, लैंग्वेज की, मैं एक डेटा देख रहा था कुछ साल पहले, नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, कि हर मिनट में कुछ 100-200 लैंग्वेजेस डेड होते जाते हैं। बहुत सारे वर्ल्ड लैंग्वेजेस हैं, पता नहीं कि अगर आपको ये डेटा पता है कि नहीं। तो लैंग्वेजेस सेव करने की भी ये जो विजन है बहुत सारे लोगों के लिए, यही बहुत ही इंटरेस्टिंग विजन है कि लैंग्वेजेस सेव हो जाएं। और आपके केस में संस्कृत की ऊपर आपने अपना कंट्रीब्यूशन किया कि संस्कृत विजुअल मीडियम में चिल्ड्रंस के लिए सेव हो जाए। सेव तो संस्कृत में बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि कोई language is not going to fade away basically anytime soon. तो मैं ये सवाल पूछना चाहता था कि हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ चीजें होते हैं जो उस लैंग्वेज को बहुत यूनिक बना देता है, उसका सेविंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो संस्कृत में आपके ख्याल से क्या है कि उसको काबिल सेविंग है बेसिकली, तो उसको हम सेव करें, क्या है संस्कृत में जो आप पर्सनली उससे ले चुके हैं?
आपने जो डेटा बोला था वो सच है, एंड मुझे लग रहा है कि हर साल 200 लैंग्वेजेस ऐसा कुछ खत्म हो रहा है। चेक करना चाहता हूँ। पहले चीज, जब एक लैंग्वेज व्हेन इट डाइस, एक कल्चर डाइस, एक एक पूरा सिविलाइजेशन डाइस। आपको पता होगा कि हमारे बाजू में श्रीलंका में जब वॉर वॉज, देर वॉज एथनिक वॉर, एंड एट द पीक ऑफ द एथनिक वॉर the library, the Tamil library there was burnt down. So it was an act of war, because वो लोग जानते थे कि जब knowledge खत्म हो जाता है, then you can actually, it hurts the soul of the culture. तो समझ लीजिए, India has also been through a lot of conquests and invasions, and you have seen this in some of our other neighboring countries. In China, whenever they wanted to homogenize a particular language, they just kill the other languages. So it's as good as killing a person when you kill a language, because with that goes away a lot of things, coded knowledge. अच्छा हुआ कि there must be something in Sanskrit that is useful for humanity. That is why with all these attempts also Sanskrit has not died. Because if there was any language that was easy to kill, it must have been Sanskrit. Because it was not people say that it was not the conversational language. And इतने साल से नहीं हुआ है. So पहली चीज तो वो है कि उसके अंदर कुछ है जो useful है. Because anything that is useful sometimes tends to survive, because people use it, and therefore it is not dead as yet, number one. तो उसकी वजह से वो सेव करना काबिल है, और मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संस्कृत में. मैं तो एक ड्रॉप हूँ, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं. सेकेंड चीज, इसलिए पुण्यकोटि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज it is a gateway to Sanskrit. If you have never heard or exposed to Sanskrit, I think you should watch Punyakoti, because it will give you a taste of the language. And textbook जैसा नहीं है. एक सिनेमा का माध्यम इतना पावरफुल होता है, विजुअल माध्यम इतना पावरफुल होता है. There is sound, there is visuals, there is emotion. आज भी हम शोले का डायलॉग बोलते हैं, जो even though we don't know Hindi in the South Indian states, because we love the way it was presented by that person, है ना. So संस्कृत को लोग बोलते हैं, ओ संस्कृत इट इज नॉट इन द एटमोस्फियर, तो मैं कैसे एक्सपोज अपने आप को करवाऊं, मुझे मालूम करना चाहिए कि ये लैंग्वेज कैसा है, इसमें कैसे बातें होते हैं. तो पुण्यकोटि शुड बी द गेटवे फॉर पीपल टू लुक एट इट, ऐसा मैं मानता हूँ. एंड इसलिए इसको सेव करना इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीजें हैं. About, I told you about the binary method, about the Pythagoras theorem, which was first invented and exposed. There is Vedic mathematics, which people are now agreeing has a much better way of learning and understanding mathematics. About astronomy, the calculations in Sanskrit are so close that the current calculation between the distances of planet, they are only about 70 miles away. The older calculation was only off by 70 miles. एंड हम लोग पहले से ही दुनिया को भूगोल बोलते थे संस्कृत में, है ना. हमको पता था कि ये गोल है, एंड वी न्यू दैट वी वर अ हीलियोसेंट्रिक वर्ल्ड. तो बहुत सारा ज्ञान होता है आयुर्वेद में, मेडिसिन में इतना अच्छा ये होता है. सो हमको पता भी नहीं है कि अगर 5000 ईयर्स का एक सिविलाइजेशन का एक कोडेड नॉलेज है, उसको ऐसे ही छोड़ दे क्या, ये अच्छी बात नहीं है. तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि संस्कृत को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बाहर लाना बहुत इंपॉर्टेंट. सेव तो कर सकते हैं, सेव करके म्यूजियम में नहीं रखना है, इसको बाहर लोगों के बीच में लाना है. ये मेरा उम्मीद है. वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. और आगे जाके क्या प्लान्स हैं, कुछ और मूवीज बनाने की प्लान्स हैं आपकी संस्कृत में, कुछ और भाषा में? आप अपने फ्यूचर के बारे में भी हमें थोड़ा बताइए. मैं चार्ल्स जी के साथ भी ये शेयर किया हूँ, और मैं आपके साथ भी अभी शेयर कर रहा हूँ. आई वॉन्ट टू बी नोन एज ए संस्कृत एनिमेटेड फिल्म मेकर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. और कुछ करने का मैं सोच ही नहीं रहा हूँ. 3-4 आइडियाज है मेरे पास,
और अच्छा प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, ग्लोबल लेवल का प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, और मुझे सभी लोगों का हेल्प चाहिए। मैं अपना इंटेंशन में अभी बोल रहा हूँ, आई डोंट वांट टू मेक अनदर मूवी वेयर ऑस्ट्रेलियंस विल कम एंड से ये शाबी काम है। तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया का सब लोग देखने लायक मूवीज एनिमेशन में बने और संस्कृत में बने। ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि आज पूरा एक दूसरा ऑस्ट्रेलियन आया है और वो इतना एग्जैक्टली ऑपोजिट बता रहा है कि कितना अच्छा बनाया आपने ये। तो सच्ची, सर्कल ऑफ लाइफ, ये पूरा लाइफ। ये बहुत सर्कल हुआ है। एंड मैं बहुत आभारी हूँ चार्ल्स जी, जितना मुझे मदद किया है इस शॉर्ट स्पैन में। मिले थे, बात हुआ था, मुझे बहुत सारा लीड्स दिए थे, मुझे इंस्पायर कर रहे हैं चार्ल्स जी। मैं स्टेज में भी बोला था, मैं अगर आज इतना भी हिंदी बोलने का हिम्मत रखता हूँ तो चार्ल्स जी को देख के रखता हूँ। वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह! तो तो हमको लगता है आप हम लोग का शो आज आज समाप्त। तो दाशिक को बहुत धन्यवाद कि आप लोग सुन करके बड़ा अच्छा लगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब करो और नोटिफ़िकेशन बटन दबाओ और नीचे में कुछ लिखो अगर लिखना चाहता है तो। हम लोग फिर कोई जैसा हट-बट कोई अमेज़िंग जो आप कभी सोच विचार नहीं है हिंदुस्तानी है जो विदेश से भी जान-पहचान है हिंदुस्तान में और अपना देश का संस्कृति का प्यार है। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू। आप आए शो पे, बहुत अच्छा लगा आपको, आपके साथ बात मुझे भी करके। थैंक धन्यवाद। धन्यवाद।